ठीक है, इस बिजनेस में हमने कहा कि फर्ज करें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, इस टेबल पे हमने शो करने की कोशिश की कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1 दिसंबर को 324 आइटम थी जो हमने परचेज की थे। 10 पर यूनिट हमने परचेज किया था, जिसकी वैल्यू बनती है 240, इसकी वैल्यू बनती है जो हमने इन्वेंट्री रखी हुई। अगर हमने बिजनेस करना है, आज हमने बिजनेस से किया तो हमने कुछ परचेजेस और की। हमने जो 30 आइटम्स हैं कुछ और परचेज किए, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से अब हमें 10 रुपीज के बजाय वो 11 रुपीज के मिले, तो जिसकी वैल्यू बनती है 330। अब हमारे पास दो तरह के यूनिट्स आ जाएंगे, जो है एक हमारे पास 24 वाले यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो हमने 10 रुपीज के हिसाब से परचेज किए हैं, ये इन्वेंट्री बता रहा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी बनती है, ये जो है मैं यहाँ से इसके फॉर्मूले को तो कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूले ताकि हमारे पास आ जाए। तो चलिए कंट्रोल सी और इसको हम करते हैं कंट्रोल बी, तो ये आ गया हमारे पास। अब कुछ आइटम हमारे पास 30 और आ गए। अब 30 आइटम मैंने यहाँ पर लिख के इसकी जो 30 की वैल्यू थी वो हमने 11 के हिसाब से परचेज किए थे, तो अब हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास बन जाती है 30 मल्टीप्लाइड बाई। सर ये हम 3 दिसंबर वाले रो में नहीं लिखेंगे? हाँ, ये बेटा ऐसे क्या किया, मैंने इसका ब्लॉक बना दिया और मैंने ये अज्यूम किया कि ये सारी की सारी जो है ना वो एक ही ब्लॉक है, क्योंकि दो दो चीजें थी हमारे पास, तो हमने इसको एक ब्लॉक में दिया। थर्ड के सामने सारा आ रहा है, ठीक है, लेकिन थर्ड के सामने दो तरह की इन्वेंट्री आ रही है। एक हमारे पास 24 वाली इन्वेंट्री आ रही है जो 10 के हिसाब से है, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से है, और एक हमारे पास 30 वाली इन्वेंट्री आ रही है जो 11 के हिसाब से। तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो बनती है 570 की। तो अगर मैं यहाँ पर जो है इसको जमा करूँ, मैं ये लिखूँ कि जनाब कि हमारे पास टोटल जो वैल्यू इन्वेंट्री की बनती है, अपनी अपने चेक के पॉइंट लगा रहा हूँ कि इन दोनों को जमा करके मेरे पास टोटल जो वैल्यू बन रही है वो 570 की बन रही है। कब बन रही है मेरे पास, जब मैं 3 दिसंबर को फर्दर परचेजेस की, तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री ये बन गई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाई है कि ये हमारे पास जो है वो सेम रहेगा। टोटल यूनिट्स कितने हमारे पास, वैल्यू कितनी है 570, टोटल यूनिट्स कितने हमारे पास 20 प्लस 30 54 यूनिट्स हमारे पास है, ठीक है, और ये हमारे पास टोटल वैल्यू है। अब मुझे ये बताएं, अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया कि मैंने जो है वो क्या किया कि मैंने जो है वो सेल रिकॉर्ड की, ठीक है, मैंने सेल रिकॉर्ड की। अब मैं यहाँ पे आ गया, सेल रिकॉर्ड की मैंने 5 दिसंबर को। मैंने सेल कितनी की, मैंने सेल की जो कैश में मुझे 300 जो है वो कैश मेरे पास आ गए। मैंने कैश डेबिट कर दिया और सेल्स प्राइस डेबिट किया। अब मैंने जब ये चीजें मैंने हैंड ओवर कर दी, राइट, और पास ये चीजें नहीं है, तो मैंने जो सेल्स में रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने कितने यूनिट्स लिखे यहाँ पर, जहाँ मैंने 20 यूनिट्स मैंने सेल 20। मैंने 20 यूनिट्स सेल कर दिए, जो कि मैंने 15 रुपीज के साथ सेल किए। एक यूनिट की प्राइस कितनी थी, 15 रुपए। 15। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 15, आंसर क्या आया, 300 आ गया। तो 300 हमारे पास आंसर था, तो हमने क्या कहते हैं कैश 300 डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया। और मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है इसके। ये मैंने वहाँ पर दो तरह के सेम सिमिलर आइटम है, दोनों आइटम सेम है। एक मैंने पहले परचेज किए थे तो सस्ते परचेज कर लिए थे, एक मैंने बाद में परचेज किए तो महंगे परचेज कर लिए, ठीक है। तो पहले परचेज कर लिए वो जो 10 रुपीज के हिसाब से थे, जो बाद में परचेज किए वो 11 के हिसाब से थे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 10 लिखूँ, तो मेरी जो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 200 आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूँ, सर सर आपने यहाँ पे 15 क्यों नहीं लिखी? बेटे वो तो सेल प्राइस है, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। सोल्ड होता है कॉस्ट ऑफ ओ गुड अच्छा। सोल्ड, सेल प्राइस होती है, सेल प्राइस हमेशा महंगी होती है। आप देखिए जितने की चीज परचेज करते हैं उसमें महंगा बेचते हैं आप ना। यस। तो ये तो हमने जो है वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम सेल्स का रिकॉर्डिंग मेंटेन हम करें, इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, कितनी हमारे गुड्स थी
जो वैल्यू की थी हमने सेल कर दी। तो हमारे पास गुड्स दो तरह की थी, एक 10 रुपये वाली थी, एक 11 रुपये की थी। हमने सेल कर दिया उसको उठा के। जब सेल किया तो उसमें बताएं कि हमें क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा। सॉरी, वो बात की बात है, क्योंकि हमें कॉस्ट कितनी आएगी, हमारे पास 11 यहाँ पे आएगी या 10 आएगी। लेकिन दो तरह के यूनिट हमारे पास, दोनों सिमिलर यूनिट्स हैं। एक 10 रुपीज। सर ये इन्वेंट्री का लेजर है या ये क्या है इन्वेंट्री का? ये इन्वेंट्री की एक शीट है, टेबल है। दिस इज दी टेबल, आप उसको लेजर भी कह सकते हैं। लेकिन जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री लेजर, बिन, हम इसे बिन कार्ड कहते होते हैं बेसिकली। कि बिन कार्ड में हमारे पास कितने कितने हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये उसका एक तरह का आप कहते हैं कि हमारे पास उसका कंट्रोल है, टेबल है जिस वैल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बताएं मुझे कि यहाँ पर मैं 10 लिखूं या 11 लिखूं। 10 लिखता हूँ तो कितनी हमारी कॉस्ट आती है, 200 आती है। 11 लिखता हूँ तो कितनी आती है, 220 आती है। क्या लिखूं यहाँ पर मैं? कौन बताएगा? सर सर 11। 11 लिखेंगे। 11 लिखेंगे। 11 क्यों लिखेंगे अभी? सर क्योंकि रिसेंटली हमारी यूनिट कॉस्ट 11 थी इसलिए। इसलिए कि रिसेंट कॉस्ट हमारी जो है ना वो 11 थी, इसलिए हमने लिख दी। कौन कौन बच्चे जो हैं वो आप तहरीम बोल रहे हो बेटा? यस सर। सॉरी, मैं अब आवाज़ थोड़ी सी ना तो ऐसे आती है, मैं पहचानता नहीं, वैसे तो आपकी आवाज़ पहचान लेनी चाहिए मुझे। और मुझे ये बताएं कि ये कि हमें जो है कौन कौन सा बच्चा तहरीम की इस बात से एग्री करता है कि यहाँ पे हमें 11 लिखना चाहिए? सर मैं सिमरा, जी सिमरा बेटा, आप बोलें। अब मैं भी यही कहती हूँ कि यहाँ 11 आएगा क्योंकि ये हमारी रिसेंट कॉस्ट है। 15 जो थी आपने जैसे कहा कि वो पहले की कॉस्ट थी हमारी। बेटे 15 हमारी तो इस सेल प्राइस है ना, 10 हमारी पहले की जी कॉस्ट थी, और 11 हमारी अब करंट कॉस्ट है। तो क्यों हमें कॉस्ट को सोल्ड निकालना है, तो कॉस्ट हम या 10 लिखेंगे या 11 लिखेंगे, दो हमारे पास चॉइस है ना। तो हम 11 लिखेंगे सर। 11 लिखेंगे, शाबाश। चलें, दोनों जो है वो बच्चे माशाल्लाह इस बात से जो है, तहरीम भी और सिमरा भी इस बात से एग्री करते हैं कि हमें यहाँ पे 11 लिखना चाहिए। तो ऐसा बच्चा जो कहने जी आप जो है ना 11 ना लिखें, यहाँ पर 10 लिखें, तो ऐसा बच्चा है जिसमें हिम्मत हो। आमना, आप बताओ बेटा। आमना, अब्दुलरहमान, मिसबा, दानियाल, जुहेब। यस सर। जी बेटा। सर मैं भी यही एग्री करता हूँ कि 11 ही आएगा। आप भी एग्री करते हैं 11 होगा, शाबाश, गुड। और दानियाल, आप क्या कहते हैं बेटा? दानियाल। सर दानिया लेफ्ट कर गई ये क्लास, ऊपर नोटिफिकेशन आई है। दानियाल नहीं क्लास में? नो नो सर। अच्छा चलो ठीक है। चलिए, और कौन सा बच्चा बताएगा? मिसबा बेटा, आप चुप हो। मिसबा भी क्लास में नहीं है? सर 11 ही आएगी। 11 नहीं आएगी, आप भी 11 कहते हैं। अच्छा बेटा, जो आप लोग जो सब कह रहे हैं, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ था, जो अकाउंट्स के जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा ना बात यह है कि 11 के नुकसान क्या हैं, 11 के बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है ना? अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो आप होल्ड कीजिएगा। दानियाल लिखा तो आ रहा है, लेकिन दानियाल बोल नहीं रहा। तो चलें, इसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के इसको हम होल्ड करते हैं कि आपने 11 कहा तो क्यों कहा, और जो है आपने जो है 10 कहा तो क्यों कहा। चलें, कुछ लोग 10 भी मुझे कह सकते हैं। होता ये कि इसके लिए हमने क्या किया कि हमने इसके लिए कुछ इसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमने कुछ बना दिए, मेथड्स डिफाइन कर दिया। हम क्या कर सकते हैं, इसके हम मेथड बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर फर्ज करें मैं
कहता हूँ ना स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड में ये है कि मुझे ये पता है कि मैंने जो है वो 10 आइटम जो हैं वो यहाँ से सेल किए हैं, 10 आइटम मैंने वो सेल किए हैं जिनकी वैल्यू जो थी वो 10 थी, और मैंने जो है 10 आइटम वो सेल किए हैं जिनकी वैल्यू 11 थी, राइट। और तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अब ये बात ये है कि अगर मैंने 10 इसमें से सेल किए हैं, जो हमारी पहली इन्वेंटरी थी इसमें से मैंने 10 सेल किए, तो मेरे पास जो बाकी बच जाएंगे कितना बच जाएंगे, 14 बच जाएंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 10 होगी, और जो 30 में से मैंने 10 सेल किए हैं वो बच जाएंगे 20 बच जाएंगे, और उसकी जो है वैल्यू 11 हो जाएगी। और ये जो है मेरे पास, अगर मैं इसका वो फार्मूला कॉपी कर लूँ, अगर हो जाता है तो दोबारा चेक करेंगे, तो आप ये देखें कि जो इन्वेंट्री बच गई, बिकॉज मैंने 10 इसमें सेल किए, 10 इसमें सेल किए मैंने, और स्पेसिफिक मैंने इसको रिकग्नाइज कर लिया, और मैंने इसको देखा कि ना मेरे पास जो है वो 14 जो है वो बच जाते हैं जो ओल्ड वाले हैं जिसकी वैल्यू 10 की थी, और 20 बच जाते हैं जो न्यू वाले हैं जिसकी वैल्यू 11 की। डन जी, ठीक है। ये इसको कहते हैं स्पेसिफिक मेथड। लेकिन नॉर्मली ये स्पेसिफिक मेथड कहाँ पर चलता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइटम हो, जहाँ पर हमारे पास जो है मशीनरी बड़ी हो, जनरेटर्स बड़े बड़े पड़े हो, हमारे पास फ्रिज हो, एयर कंडीशन हो, कोई बड़ी मशीनरी हो, वहाँ पर तो हम जो है फर्स्ट स्पेसिफिक मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम स्पेसिफिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको जो है हम रिकॉर्ड करें, तो ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट। इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करने के लिए क्या किया कि हमने कहा कि हम जो है दो तरह के और चीज़ें हम कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो है एक मेथड बन जाए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, और एक मेथड बन जाए हमारे पास इसे कहते हैं फर्स्ट इन, इसको हम क्या कहते हैं समझो, फाइफो लिखते हैं, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर मैं जो है यहाँ पर 5 दिसंबर को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो 20 यूनिट्स मैंने सेल किए वो मैंने कितने के सेल किए, वो मैंने जो है सेल पहले 24 में से सेल किए। जी मैंने पहले 24 में सेल किए, तो यहाँ कितने मेरे बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे मेरे पास, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे मेरे पास, 30 बच जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। और अब मैं जो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर अगर मैंने ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200 डेबिट और इन्वेंट्री 200 क्रेडिट। किसी को इतराज इसमें, किसी को कोई इतराज कि मैंने यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड, पहले मैंने एंट्री रिकॉर्ड की कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर मैंने एंट्री रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि हमने ये साथ साथ जो है इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लिया। और अगर मैं जो है इसके साथ ही मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, ठीक है, ये मेरी इनकम स्टेटमेंट है, अगर मैं ये बनाऊं तो मैंने देखा कि सेल्स हमारी कितनी है, 300 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 200 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना देगा वापस, वो वापस कितना है, वो है 100 है। ठीक है पता, किसी को कोई इतराज। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन में गिवन था। ये बेटा ये निकाला मैंने, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200 निकाला मैंने, ये 200 निकाला मैंने। ओके सर, ओके सर। जी बेटा ये तो हमारे पास उसने दिया है ना, उसने हमें ये, उसने हमें ये वैल्यू, हमें जब हमने ये मैथड फॉलो कर दिया, हमने कहा ना, हमने मैथड कौन सा फॉलो करना है, हमने मैथड करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मैथड फॉलो करना है, हमने ये डिसाइड कर लिया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने फॉलो करना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले जो हमने यूनिट सेल किए, वो जो 10 वाले थे वो सेल किए, तो 10 वाले प्राइस आ गई,
और यूनिट 20 सेल किए, 20 इंटू 10 200, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कितने में यूनिट सेल किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 200 आ गई। क्लियर बेटा यहाँ पर? यस सर। अब होता क्या है, होता ये है कि कुछ लोगों, जैसे आपने पहले मुझे कहा कि नहीं जी सर यानी सर वो 11 वाला जो हमने कहा था, मैंने और सिमरन ने, कि 11 क्योंकि हमारा रिसेंट वाला है, वो गलत है। ये गलत नहीं है। अब मैं उस पर आता हूँ। अगर अच्छा, वो दूसरा वाला है। वो मेथड और है, उसका मेथड है, उसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। जो हमने पहले परचेज किया है उसको हम जो है बाद में सेल करेंगे, जो बाद में परचेज को पहले सेल कर देंगे। सेल करने का मतलब हम उसकी जो कॉस्ट जो असाइन करेंगे वो हमने लास्ट वाली कॉस्ट असाइन करनी है। राइट बेटा? तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जो है 20 जो यूनिट सेल किए, अब मैं इसको अगर 11 कर दूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी कॉस्ट अकाउंट, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा? 220। राइट? फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट अकाउंट सोल्ड 220 डेबिट और इन्वेंट्री 220 क्रेडिट। जब मैं इसकी स्टेटमेंट बनाऊंगा, जैसे लाइफ में स्टेटमेंट बनाई, तो सेल हमारी उतनी रही 300 रही, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारी कितनी हो गई वो 220 हो गई, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 80 हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, फाइफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जब इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन ट्रेंड होगा, तो हमारी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगी। और जब हमारे पास इन्फ्लेशन ट्रेंड होगा, प्राइसेस बढ़ रही होंगी, तो लाइफों में हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा आ जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आपको बात समझ आएगी? यस Yes, सर। sir. श्योर? किसी बच्चे को अगर Yeah. बात यहाँ पर समझ नहीं आई है तो प्लीज पूछें। जी बेटा, तहरीम, मिसबा, दानियाल। सर एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। हाँ मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से फिर। एहतशाम, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। वो ये है कि हमने ये देखा कि हमारे पास दो तरह के मेथड हैं अभी जो हमने किए, बाकी और मेथड हम बाद में करेंगे। अभी तो हम दो मेथड हम देखें कि एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि वो आइटम जो हमने पहले परचेज किए हैं उसकी कॉस्ट हम पहले असाइन करेंगे। यूनिट, ये यूनिट एक जैसे हैं, हम तो उठा के दे देंगे अगर उनकी एक्सपायरी पे डिपेंड नहीं करता तो। अगर उनका बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपायरी है, शॉर्ट एक्सपायरी नहीं है, अगर तो एक्सपायरी शॉर्ट है तो हम फौरन कोशिश करेंगे जो हमारे पहले हैं पहले सेल कर दें। हम यहाँ कॉस्ट असाइन की बात कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। जब हमारे पास जो थे, हमने पहले यहाँ पे 10 किया था, तो हमारे पास जो है 200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई थी। और हमने जो है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200 आई थी, तो हमारी इनकम स्टेटमेंट जो बनी थी उसमें ये बना था सेल्स 300 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200, ग्रॉस प्रॉफिट 100 आ गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर फर्स्ट करें ग्रॉस प्रॉफिट 100 और अदर एक्सपेंसेस हमारे 70 हैं, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। राइट? लेकिन अगर हमने कहा कि ना हमने जो है वो फॉलो करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो है वैसे हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको यूज़ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ना ये मेथड ठीक नहीं है। और जब मैंने इसको 11 कर दिया तो मेरे पास जो है, अब देखें, जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली वो 220 हो गई। और जब 220 हो गई, यहाँ पे मैं 220 मैंने याद देगा 220 हो गई, डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, वो आ गया 80 आ गया। और मैं अगर जो है इसका भी नेट प्रॉफिट निकालूं तो ये 10 आता है। अब मुझे ये बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर मैंने जो है अपना जो है वो प्रॉफिट कम शो करना है तो मैं कौन सा मैथड फॉलो करूं? अगर मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो कम शो करना है तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं? मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करूं या लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करूं? सर लास्ट एंड फर्स्ट। First in, first out. सर ये स्पेसिफिक मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैंने अपना प्रॉफिट कम शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? First in, स्पेसिफिक first out. मेथड इन फर्स्ट इन आउट। आप सिमरा कह रही हैं कि अगर हमने जो है अपना प्रॉफिट कम शो करना है तो हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शो करना चाहिए, ऐसे कह रहे हो?
यस सर सर। बेटे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन नहीं नहीं सर नहीं, लास्ट इन लास्ट लास्ट आउट नहीं करेंगे लास्ट इन फर्स्ट। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे ना जी अगर बेटा हमने देखें यहाँ प्रॉफिट, यहाँ 100 प्रॉफिट आ रहा है, क्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 80 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये इसके सामने आ रहा है, मैं इसको यहाँ पर मैं लिखा है, ये इसके सामने आ रहा है, ये हमारे पास है ना, ये इसकी लिंक है, ये जो है वो 30 आ रहा है नेट प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसका मतलब ये है सर कि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि उसकी अमाउंट जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की 10 थी, 10 ईच आइटम, और लास्ट इन फर्स्ट आउट की थी 11 पर आइटम। तो इसकी वजह से लास्ट इन फर्स्ट आउट का हमारा कम आया है ना, वो सारा अमाउंट की वजह से है ना। जी बेटा बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम जो है हमारे पास इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन मतलब ये है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उस केस में हमारे पास जो है वो प्राइसेस बढ़ी होती हैं ग्रेजुअली, तो जो लास्ट वाले आइटम होते हैं महंगे आते हैं। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, आई रियली अप्रिशिएट। कि बेसिक इशू यही है कि जो जिस प्राइस पे हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट को इसलिए फॉलो किया कि हमारे पास जो है प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हमारा ग्रॉस जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा वो कम हो गया। और अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम फॉलो करते तो हमारी पहले कॉस्ट ऑफ परचेज कम थी, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कम होने की वजह से हुआ ये कि हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम आ गई, तो प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, तो नेट प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब जो है यहाँ तक किसी को कोई बड़ा इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, कोई चीज़ हो तो काइंडली बताइएगा मुझे। किसी को बेटा एनी इशू? सर अगर हम कॉस्ट ज्यादा रखते हैं, जैसे हमारे पास पहले हमने कॉस्ट 11 रखी और फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने 10 रखी, तो 11 रखने से जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम आता है। बेटा जाहिर देखिए, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी, मसलन अगर आपने फर्ज करें एक चीज़ जो है मार्कर, आपके पास मार्कर है, आप बाजार से उसको जो है वो 10 रुपए के लेके आए और 15 का सेल किया आपने, तो जाहिर है आपका मार्जिन 5 रुपये का मार्जिन है। अगर आपने वही मार्कर जो है वो 11 रुपये का परचेज किया और आपको 15 का ही सेल करना पड़ गया, फर्ज करें मजबूरी है, अगर आपने वादा किया 15 का सेल करेंगे, तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, वो 4 रह जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ भी प्रॉब्लम है कि हमने सेल 15 का ही करना है, क्योंकि एकदम मार्केट में प्राइस चेंज करना मुश्किल होता है। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बढ़ गई है अचानक। इस बढ़ने की वजह से हमें क्या करना पड़ा कि हमें जो है हमारा मार्जिन जो है वो कम हो गया। अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते और सेम सेल प्राइस होती है, फाइव फर्स्ट करें सेल प्राइस हमारी चेंज नहीं हुई है, तो सेम सेल प्राइस है, तो हमारा प्रॉफिट जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ज़्यादा है। और अगर सेम सेल प्राइस है और हमारे पास इन्फ्लेशन ट्रेंड है, और जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमने आइटम जो परचेज किए हैं वो हमने महंगे परचेज किए हैं, पहले 10 के परचेज किए, फिर हमने 11 के परचेज किए हैं, तो इस इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि हमारे पास जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है बेटा, यस सर, समझ आ गई। बता दिए। चलें अब जो है कोई और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन हो तो प्लीज काइंडली बताइएगा मुझे। नो क्वेश्चन? अब मुझे बताएं कि अगर किसी जो है कंपनी ने, किसी फर्म ने ये शो करना चाहती है कि उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए ताकि वो टैक्स कम पे करे, तो उसको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए जबकि इन्फ्लेशन हो और प्राइसेस राइज करनी हो? क्या कहा सर, आपने रिपीट कर दें। सर उसे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जी ताकि इसको जो है टैक्स, देखिए हम टैक्स पे करते हैं प्रॉफिट पे, यस टैक्स तो पे सर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मैं किसी कोई फर्म जो है, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस जो है, वो ये चाहता है कि उसको टैक्स कम पे करना पड़े, तो उसको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि इन्फ्लेशन मौजूद होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर लास्ट एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, तो हमें टैक्स भी जो है वो कम पे करना पड़ेगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर? यस सर। जी। अच्छा, अब हमारे पास ना थोड़ा सा इस पे, क्योंकि ना ये होता ही है कि हम जो मेथड फॉलो करते हैं हमें मेथड वही फॉलो करना पड़ता है, बार बार मेथड चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई बहुत ऐसी जरूरत पड़ जाती है उसको जस्टिफाई कर सकें जनाब, इसलिए हमने मेथड चेंज किया है। वरना नॉर्मली ये नहीं हम कर सकते कि जनाब ठीक है एक साल ये लगाएं मेथड, अगले साल ये लगाएं। तो इस केस में हमारे पास जो है हर रोज जो है हर दफा जो है हर पीरियड में हम अपना मेथड चेंज नहीं कर सकते। जो मैसेज फॉलो करेंगे उसी ही को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें लाइफो यूज कर रहे हैं तो लाइफो यूज करेंगे, अगर फाइफो यूज कर रहे हैं तो फाइफो ही यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अब लाइफो को प्रोहिबिट कर दिया है कि लाइफो यूज ना करें, लेकिन आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए वो जरूरी है। जब आगे जाके आप पढ़ेंगे, वहाँ से रिपोर्टिंग पढ़ेंगे,